Hello, students. Today's chapter is inflation. So we will start with the meaning of inflation. इन्फ्लेशन मतलब क्या है? किसी भी इकोनॉमी में जब अननेसेसरीली राइज इन द प्राइस होता है, यानी हम लोग डिमांड और सप्लाई या प्रोडक्ट को हम लोग समझने के लिए हम लोग प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी भी इकोनॉमी में प्राइस राइज हो जाता है उसे ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, हिंदी में जिसे हम महंगाई कहते हैं। अब ये जो महंगाई है, ये जो इन्फ्लेशन है, इसका क्या फीचर्स है, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये इन्फ्लेशन है या ये महंगाई है? तो हमारे पास तीन फीचर्स हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट के तौर पे मैंने फीचर्स को लिया हुआ है। तो सबसे पहले है हमारा मॉनिटरी फेनोमेनन। इन्फ्लेशन जो है हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि हम प्राइस से मेजर करते हैं, तो प्राइस जो है हमारा वो मनी वैल्यू है, दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स है। तो हम लोग कभी भी इन्फ्लेशन को समझने के लिए हमें हमारे दिमाग में ये रखना होगा, हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन जो है हमारा वो मॉनिटरी फेनोमेनन है, यानी क्वांटिटेटिव फीचर है या मनी वैल्यू है। फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट। पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम लोग इन्फ्लेशन को तब इन्फ्लेशन बताते हैं जब किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। अब इसका लॉजिक या इसका फंडा क्या है कि जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं, यानी हमारा जो सिटीजन है, जितने भी हमारे परसेंटेज ऑफ सिटीजन है, जितने हमारे वर्क फोर्स है, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, सारे लोग जॉब कर रहे हैं। अब जॉब कर रहे हैं मतलब उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो जो भी प्राइस है उसको बियर कर सके। अगर वो प्राइस को बियर कर सकते हैं और तब अगर डिमांड के कारण जो कि है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसे हम लोग पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट फेनोमेनन बोल रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, जो हमारा एक जनरल प्राइस लेवल होता है जो सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। अगर ड्यू टू प्रोडक्टिविटी या ड्यू टू मैक्सिमम डिमांड अगर जनरल प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम इन्फ्लेशन का एक फीचर मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड पुल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्या है? डिमांड पुल में ये होता है कि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो इकोनॉमिक डिमांड है, हमारा जो बेसिक जो हम लोग जिंदा रहने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को डिमांड करते हैं, उसके कारण जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर भी प्राइस में राइज रहता है, फिर भी प्राइस में कमी नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हमारा वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो ये जो हमारा अनलिमिटेड वॉन्ट्स है वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर हमारे पास परचेजिंग पावर यानी मनी वैल्यू अगर हमारे पास है, प्राइस देने की क्षमता अगर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट में डिमांड रखेंगे। अगर हम मार्केट में डिमांड रखेंगे तो उसको किसी भी सप्लायर को उसको सेटिस्फाई करना होगा, सप्लाई करना होगा। तो जब सप्लायर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं या उतना लेवल ऑफ सप्लाई नहीं दे पाते हैं, तब मार्केट में प्राइस राइज होता है। तो ये जो डिमांड के कारण, एक्सेस डिमांड के कारण मार्केट में जो प्राइस राइज होता है, इसे ही हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है एक्सेस डिमांड। ड्यू टू एक्सेस डिमांड whichever inflation takes place, that is known as demand pull inflation. Then next is your cost push. cost push का क्या लॉजिक है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस को अपना प्रोडक्शन करने के लिए एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्लानिंग करना होता है। तो जो डिपेंड करता है टैक्सेशन रेट पे, जो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में, जो सारा फैक्टर्स आप लोगों ने डिमांड चैप्टर में पढ़ा होगा या कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो कॉस्ट होता है ये आपका वैरी करता है, टाइम टू टाइम वैरी करता है। तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ करके बाकी हमारा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आपका सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के साथ वैरी करता है। तो उसके कारण अगर आपका प्राइस राइज बढ़ता है, ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके कारण जब हमारा
प्राइस बढ़ता है उसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है न्यू इन्फ्लेशन। दिस इज नोन एज न्यू इन्फ्लेशन पॉलिसी। नेक्स्ट इज योर्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में वो क्या क्या इफेक्ट्स है या इन्फ्लेशन के कारण हमारे इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इफेक्ट ऑन परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर जो मैंने अभी बताया, मनी वैल्यू या प्राइस अमाउंट जो हम लोग बियर करते हैं व्हेन वी आर परचेजिंग द कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट। अगर हम लोग परचेजिंग पावर बियर कर पाते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल महंगा नहीं है। लेकिन जब हम लोग परचेजिंग पावर को बियर नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा इनकम प्लानिंग के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा बजट एक्सीड कर जाता है, तो वो हो जाता है हमारा परचेजिंग पावर से ज़्यादा। तो तब जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है या तब जो हमें दिक्कतें आती हैं उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्ट्स ऑन परचेजिंग पावर ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि उस वक्त हम लोग बोलते हैं कि बाहर चीज़ों का दाम इतना बढ़ गया है, इतना महंगा हो गया है मार्केट, कि कोई भी सामान हम लोग जितना हमारे ज़रूरत है, जितना हमारा नीड है, उतना हम लोग परचेज नहीं कर पाते हैं। तो महंगाई का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो होता है कि आपका परचेजिंग पावर पे आपको दिक्कत आती है, यानी आप सामान को खरीद नहीं पाते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस लेवल। देन इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। अब अगर आपका परचेजिंग पावर कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका डिमांड कम हो जाएगा। अगर आपका डिमांड कम हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट में उतना डिमांड प्लेस नहीं करोगे। जो भी प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं हमारे, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम डिमांड ही नहीं रख पा रहे हैं, जितना पहले से मार्केट में कमोडिटीज़ अवेलेबल है, जितने क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है, वो स्टॉक बन गया है मार्केट का। तो वो स्टॉक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बिजनेस हाउसेस प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन के कारण जो प्रोडक्शन है उसको भी प्रॉब्लम हो जाता है। डिमांड नहीं होने के कारण वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उनका बढ़ जाता है अगर रॉ मटेरियल्स प्राइसेस बढ़ जाता है महंगाई के कारण। तो ये सारा चीज़ इन्फ्लेशन जो है वो इस प्रकार से प्रोडक्शन हाउसेस को हार्म करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो कि आपका सब्सिडियरी है, अलायंस है टू द बिजनेस सेक्टर्स, मेन कोर बिजनेस का वो आपका सब्सिडियरी है, आपको हेल्प करता है। तो ये जो चीज़ है, अगर आपका प्रोडक्शन नहीं है, अगर आपका मार्केट में डिमांड नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों को सामान मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अगर ऑलरेडी मार्केट में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स हैं वो और ज़्यादा परचेज करेंगे नहीं, तो उनका खुद का जो सामान है वो भी उनको बेचने में दिक्कत होता है क्योंकि लोग परचेज नहीं करते हैं। अगर पेरिसेबल गुड्स का बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस हो जाता है क्योंकि वो स्टॉक करके रखे हुए थे, अचानक प्राइस बढ़ जाने के कारण अगर लोग कम परचेज करें तो उनका जो प्रोडक्ट्स है वो ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दीज आर द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। और कुछ मेजर्स हैं जो हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। एक है आपका फिस्कल मेजर, जो कि सरकार द्वारा लिया जाता है। सरकार का मेन जो है फिस्कल मेजर्स जो है, अच्छा कुछ और भी मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ मेजर्स में जाने से पहले, जो कि है आपका इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन के ऊपर जो है कि आपका जो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। फिर है आपका रिडक्शन इन सेविंग्स। इसके कारण क्या होता है कि आपका अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाता है तो आप एज अ बिजनेस हाउस ज़्यादा रिजर्व्स नहीं बना पाते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल्स परचेज करने में दिक्कत होगा अगले टर्म का प्रोडक्शन के लिए। फिर है फॉरेन कैपिटल्स का भी डिस्करेज हो जाता है क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप कैपिटल अननेसेसरीली इंक्रीज करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। देन नेक्स्ट इज यूज होर्डिंग। होर्डिंग मतलब आप जानते ही हो, ब्लैक मार्केटिंग, लार्जर स्टॉक ऑफ द गुड्स बिकम द प्रॉब्लम, जो मैंने अभी बताया कि स्टॉक में बढ़ जाएगा। फिर है आपका फॉल इन क्वालिटी। तो अब जब आप क्या करोगे कि क्योंकि जब आपका सामान बिक नहीं रहा है तो अब आप क्या करोगे कि आपका जो क्वालिटी प्रोडक्शन था वो आप रिड्यूस कर दोगे क्योंकि आपको सामान जो है वो बेचना है। फिर
आपका डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने जैसे आपको बताया कि सब्सिडियरीज, तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वेज एंड सैलरीड क्लास और फिक्स्ड इनकम ग्रुप, बिजनेस कम्युनिटी एंड इन बिजनेस कम्युनिटीज़ में आप फिर आपका जिसमें आता है कि जो स्टॉक एंड रॉ मटेरियल्स गो अप एंड देयर बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट। यानी इसको बेसिकली आप समझिए, जो मैंने आपको बताया है उसका कुछ और पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ। इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, यानी जो आपके बिजनेस प्रोडक्शन के जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ जो रिलेटेड है। आप जानते हो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स वो होते हैं जो क्रेडिट में आपसे सामान परचेज करते हैं, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे एज अ प्रोडक्शन हाउस आप क्रेडिट में रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जाहिर सी बात है कि अफेक्टेड होगा। फिर है आपका जो फार्मर्स है वो भी अगर एक्सेसिव इन्फ्लेशन के कारण अगर वो भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स पे डायरेक्ट असर होगा। तो ये सारा जो मेन है वो आपका इफेक्ट्स है। नेक्स्ट कुछ मेजर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स, ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी मतलब आपको मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मॉनेटरी मेजर से हमें मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, यानी लोगों के हाथ में जो रेडी कैश है या जो लिक्विड कैश है उसको कंट्रोल करना होगा। आप लोगों को याद होगा कि डीमोनेटाइजेशन सरकार द्वारा किया गया था इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ब्लैक करेंसी, ब्लैक मनी। तो इसके कारण क्या होता है कि जो महंगाई चढ़ गई थी वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि करेंसीज जो आपके पास सेव किया हुआ है वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब आपको करना होगा। या फिर आपको क्रेडिट में थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, यानी लोन्स अगर बैंक आपको दे रहे हैं तो वो लोन अमाउंट को कंट्रोल करना होगा ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ना आए। न्यू करेंसी इशू करना होगा ताकि टाइम बिंग आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाए। जब तक न्यू करेंसी नहीं आएगा आप ज़्यादा अमाउंट का, ज़्यादा डिनोमिनेशन का आप परचेज कर नहीं सकोगे। तो ये सारा आपका मॉनेटरी हो गया। फिस्कल में आपका आ जाएगा रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस और पब्लिक बोरोइंग्स, पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट। या ये पूरा सरकारी सिस्टम है जिसमें सरकार इसको कंट्रोल करती है। जो रेवेन्यू अर्निंग और इस चीज़ का है वो जो सरकार ये करती है, ये उसका है। एंड द लास्ट वन इज योर्स अदर मेजर्स। अदर मेजर्स में आपका दिया